हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन लोगों की नई नई जॉब लगी है या फिर वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आप अपना करियर की शुरुआत में ही कुछ अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और कुछ ऐसे ट्रैप है जिसको आप अवॉइड कर देते हैं, तो आपकी जो 10 साल बाद की कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। और 10 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि आपके फ्रेंड जिसने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिए और आपने जो अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लिए वो डिसीजन की वजह से आप दोनों में कितना गैप है, और जो पीस ऑफ माइंड है वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि आपके पास वहाँ पे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है। तो इस वीडियो में हम हर एक वो डिसीजन को डिस्कस करेंगे कि जो आपको अर्ली एज में लेने चाहिए और कुछ ऐसे ट्रैप है जिसको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप ऐसे सिंपल चीज़ भी कर लेंगे तो 10 साल बाद आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले तो चीज़ है इन्फ्लेशन। तो आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन समझ लेना जरूरी है। जब मेरी पहली जॉब लगी थी तब इन्फ्लेशन मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था और मैं ऐसा सोचता था कि ये सारी चीज़ें लीनियरली काम करती है। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे जो मकान की कीमतें थी 10 लाख रुपए थी और मेरी जो जॉब लगी थी लगभग 3.5 लाख की लगी थी इन 2010-11 में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि 4-5 साल में मैं आराम से मेरा खुद का एक मकान ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि 4 साल मैंने कैलकुलेट किए थे तो मेरे पास मैं ऐसा सोच रहा था कि 13-14 लाख रुपए हो गए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। ये जो 10 लाख का मकान था उसकी कीमत 35 लाख 40 लाख जितनी हो गई थी। तो ओबियसली ये परचेज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है कि जब आप जो चीज़ें हैं उसको कैलकुलेट करेंगे या फिर आपका जो गोल है आपको कुछ चीज़ें परचेस करनी है तो ये सारी चीज़ें लिनियरली कैलकुलेट नहीं होती क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जनरली 7% के आसपास रहता है। तो आप जब भी सेविंग्स करते हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए बचाए इस साल, तो नेक्स्ट ईयर उसकी जो वैल्यू है ऑलवेज 7% से गिर गई होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 लाख रुपए इस तरह से इन्वेस्ट करें कि उसके ऊपर 7% से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो आपको यहाँ पे 7% तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए रिटर्न ढूंढना है, प्लस आपको ये पैसे को ग्रो भी करना है, तभी आप यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 7% तो ये हो गया, प्लस 5 to 7% आपको एडिशनल ग्रोथ के लिए भी चाहिए। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 12% से लेके 15% का रिटर्न तो कहीं ना कहीं से कमाना पड़ेगा। तो ये आपका गोल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले इन्फ्लेशन वाला टॉपिक कवर किया। अभी नेक्स्ट है डोंट मिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। तो ये टॉपिक मैंने पहले इसीलिए कवर किया क्योंकि बहुत सारे लोग जब जॉब पे लगते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं उसकी निगाहें आपके ऊपर ही होती है, और ये जो इंश्योरेंस एजेंट है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास के फैमिली में होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, आपके पापा के फ्रेंड सर्कल में होंगे। तो वो लोग निगाहें ताक के बैठते हैं कि कब इसका लड़का है वो जॉब पे लगे और कब मैं इसके पापा को ट्रिगर दूँ कि ये चीज़ आप परचेस कर लीजिए। तो ये लोग जनरली बेचते हैं आपको एंडोमेंट प्लान। तो जो एंडोमेंट प्लान है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हर साल 50,000 रुपये का एक प्रीमियम आएगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ यहाँ पे इंश्योरेंस भी मिल जाएगा कि बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो आपको इतने का कवर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 5 लाख का कवर दे रहे हैं। आपके जो पैसे वो यहाँ पे 10 साल तक फंस जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे कवर मिलेगा, लेकिन 20 साल बाद आपको ये जो पैसे है उसके ऊपर आपको ये लोग कुछ 22 लाख 25 लाख ऐसा अमाउंट देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से कन्विंस करेंगे कि 20 साल में आपने इन्वेस्ट कितना किया 10 लाख, आपको मिले कितने 25 लाख। ठीक है, 15 लाख एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम वैल्यू तो कैलकुलेट करने वाला नहीं है। आपको ये जो अमाउंट है बहुत ही बड़ा लग सकता है, लेकिन जैसे मैंने इन्फ्लेशन आपको बताया कि इन्फ्लेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। अगर आपने इन्फ्लेशन बीट नहीं किया तो आपके पैसे यहाँ पे नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये जो एंडोमेंट प्लान है वो जनरली आपके पैसे हो 6% 5% से ही ग्रो करवाते हैं, जिसका रिटर्न जनरली एफडी से कम ही रहता है। ठीक है, हाल की डेट में एफडी का जो रेट है वो 6% चल रहा है। तो आप कोई भी एंडोमेंट प्लान उठा के देख लीजिए, उसका जो रिटर्न है 5% से लेके 5.5% ही होगा, और जो बाकी का आधा परसेंट है वो जनरली ये लोग इंश्योरेंस में वो करते हैं और आपको कवर देते हैं। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है कि आप प्योर टर्म प्लान ले लीजिए। तो यहाँ पे जो 50,000 का आपको यहाँ पे एंडोमेंट प्लान लेना था उसकी जगह पे इसको आप ब्रेक कर दीजिए 10,000 प्लस 40,000। ठीक है, अभी 40,000 है उसको आपको अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको 12% का रिटर्न मिले, और 10,000 आपके पूरे के पूरे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में। यहाँ पे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है कि लोग एंडोमेंट प्लान पसंद करते हैं क्योंकि उसके वहाँ पे कुछ रिटर्न भी मिलता है, लेकिन वो लोग वो नहीं सोचते कि यहाँ पे जो कवर है ओनली 5 लाख का है,
लेकिन अगर वो 10,000 रुपये का इंश्योरेंस लेते हैं, प्योर टर्म इंश्योरेंस, कि जहाँ पे उनको प्रीमियम वापस नहीं मिलता, लेकिन जो कवर है वो 1 करोड़ का रहता है। अब यहाँ पे जो टर्म प्लान है वहाँ पे भी कुछ कंडीशन है कि टर्म प्लान आपको तब भी लेना चाहिए जब आपके ऊपर फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई भी फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट नहीं है तो आपको ये टर्म प्लान लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको टर्म प्लान लेने की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपकी शादी हो जाएगी और आपके बच्चे होंगे। तो जब आपकी शादी होती है उसके बाद आपको टर्म प्लान लेने की ज़रूरत है। आफ्टर 5 ईयर 4 ईयर इस तरह से आपको ज़रूरत पड़ सकती है टर्म प्लान लेने की। अगर आप अर्ली स्टेज में भी टर्म प्लान ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा। तो अगर हाल की डेट मान लीजिए कि आपकी एज जो है 22 ईयर के आसपास है, तो आपका जो प्रीमियम है ओनली 8-9 हज़ार 10,000 रुपये के आसपास ही होगा। अगर आप 5 साल बाद अपना टर्म प्लान लेंगे तो आपकी एज लगभग 25 साल की हो गई होगी, 25 साल 27 साल, तो उस टाइम के आपको जो प्रीमियम है वो 2,000 रुपये ज़्यादा आएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करवा रही है तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले लेनी चाहिए। अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि भगवान ना करे कोई ऐसा बड़ा खर्चा आ गया मेडिकल के टर्म में कि आपका जो पूरा सेविंग्स है वो पूरा मेडिकल में चले गया, तो काफ़ी सारे लोगों को एक्सपीरियंस भी है कि अचानक से 5 लाख 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है और उसका जो भी सेविंग्स है वो पूरा मेडिकल एक्सपेंस में चला जाता है। और आजकल जो मेडिकल एक्सपेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको अपने पेरेंट्स प्लस आपका दोनों का ही हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम जो कवर है वो 5-10 लाख का तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड क्रेडिट कार्ड एंड अननेसेसरी स्पेंडिंग। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना क्यों जरूरी है? तो इसका मैं एक आसान एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 है, आपके बैंक अकाउंट में 20,000 पड़े हैं, तो आपका जो भी परचेज हो या फिर आप जो भी एक्सपेंस करना चाहेंगे वो 20,000 के बेस पे ही एक्सपेंस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 30,000 रुपीज़ है, तो आप क्या करेंगे कि आपको आपके पास जो लिमिट है वो 20,000 प्लस 30,000, अभी लिमिट हो गया 50,000 का। ठीक है, तो आप जो बड़ी चीज़ें हैं उसमें भी एक्सपेंस करने से डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास अभी क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी जो ज़रूरत है वो 15,000 के मोबाइल में फुलफिल हो रही है, या आप 15,000 से 20,000 रुपये का मोबाइल आराम से ले सकते हैं और वो आपके लिए सफिशिएंट भी है आपके सारे काम निपटाने के लिए। लेकिन क्योंकि आप सोशल मीडिया में, शॉर्ट्स में, रील्स में, काफ़ी सारी जगह पे एप्पल 14 के रिलेटेड रील्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है और हम चले जाते हैं 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के मोबाइल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट कार्ड से हम क्या करेंगे, ईएमआई करवा लेंगे। और आपके पास 20,000 की सैलरी तो है ही, 15,000 का आप ईएमआई पे करेंगे और 6-7 महीने 10 महीने में आप अपना ये जो एप्पल 14 है वो एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इस सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम करता है जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसके अलावा दूसरा एक चीज़ है कि डोंट टेक लोन फॉर योर वांट्स। तो जो मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की, तो अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम कर सकता है। अगर आपने वो जो लोन है वो अपने वांट्स के लिए अगर ली हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कार के लिए कार लोन ले ली, होम के लिए होम लोन ले ली और कुछ पर्सनल खर्चे के लिए पर्सनल लोन ले ली, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम करेगा। अगर आपने कुछ स्टार्टअप किया है और वहाँ पे आप अपनी एसेट परचेस करने के लिए लोन ले रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जब आप स्पेंडिंग के लिए लोन लेते हैं तो वो सारे पैसे आप तो खर्च करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ्यूचर के खर्चे भी आप अपनी सैलरी से ही देंगे। ठीक है, तो इसीलिए लोन को अवॉइड करना चाहिए। और एक दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि अगर हम होम लोन ले लेंगे तो हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सही बात है। मान लीजिए कि आपके पास अभी 30 लाख रुपए है, अपना डिसीजन लेंगे कि मुझे होम परचेस करना है, तो जब आपके पास ऑप्शन है होम लोन का, तब आप क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे तो आपको 30 लाख का होम छोटा लगेगा और आपके जो दूसरे रिलेटिव्स है उसके पास बहुत बड़े बड़े मकान है, तो आपको जो पसंद आएगा उस मकान की प्राइस होगी 60 लाख 70 लाख 1 करोड़, इस तरह की प्राइस होगी। तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि चलिए 60 लाख का मकान सही है, मैं लोन लेके ले लेता हूँ, 30 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट कर देता। तो यहाँ पे आप 30 लाख रुपए के लोन में फंस गए। अब यहाँ पे आपका ईएमआई आएगा 30,000 रुपये। तो ये जो 30,000 रुपये है आपको कहीं ना कहीं से कमाने ही कमाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े नंबर ले रहा हूँ। तो आप अगर बिगिनर है तो आपकी सैलरी 20,000 होगी, लेकिन आप 2-3 साल बाद ये डिसीजन लेने ही वाले हैं क्योंकि आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई होगी। तो इसीलिए मैं पहले से ये सारी चीज़ें बता देता हूँ।
तो 30,000 का जो ईएमआई है वो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करके रखेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी शादी के बाद आपको रियलाइज हुआ ये जॉब तो ठीक है मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ करियर ग्रोथ के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें करनी है। ठीक है, मुझे कुछ कोर्स करने हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जॉब छोड़ के मुझे एमबीए करना है। ठीक है, फुल टाइम एमबीए करना है। तो ये सारे जो डिसीजन आपको लेने होंगे, तब आपको ये जो 30,000 रुपीज़ का ईएमआई है तो ये सारे डिसीजन नहीं लेने देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी को ऐसा लगा कि चलिए मैं मेरा स्टार्टअप चालू करता हूँ, तो तब भी आपको ये 30,000 रुपीज़ कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे। और साथ में ही आपके पास जो अमाउंट सेविंग किया हुआ था वो तो आपका चला ही गया, और यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो चीज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से पूरा ही रिवर्स चीज़ कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में आप पैसे ग्रो करते हैं, यहाँ पे आप अपने फ्यूचर के पैसे है उसको भी यहाँ पे एक्सपेंस कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक बिगिनर के लिए, क्योंकि जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो आपके लिए मैजिक क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको ये चीज़ एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है, तो ये सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि इनिशियल अमाउंट आप जीरो, स्टार्टिंग में आपको जीरो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एसआईपी कर देते हैं 2,000 रुपये का। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है और आप सिर्फ 2,000 रुपये का ही एसआईपी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको 20,000 रुपीज़ की जॉब ना मिलती और आपको 18,000 की जॉब मिलती, तो क्या आप वो जॉब नहीं करते? ऑब्वियसली करते, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आपको अगर 20,000 रुपीज़ की जॉब मिल गई है तो आपको ऐसा मान के ही चलना है कि आपको जॉब मिली है 18,000 की, और 2,000 विदाउट एनी थिंकिंग इन्वेस्ट कर देने हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो जब आप एसआईपी कर देते हैं तो हर महीने आपका 2,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट जाएगा, और फॉर एग्जांपल 12% का आपको रिटर्न मिलता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2.4 लाख होगा आफ्टर 10 ईयर, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिला के आपका जो अमाउंट है वो लगभग 4.5 लाख बन जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो ऑलवेज 20,000 तो रहने वाली नहीं है, वो ऑलवेज ग्रो करती रहेगी 10-15% के रेट से। तो आपको यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेप अप एसआईपी का भी कैलकुलेटर बनाया है। फॉर एग्जांपल आप 2,000 का स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका जो एसआईपी अमाउंट है 2,200 बन जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर से 10% बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अभी मैं 2023 की बात करूँ तो नेक्स्ट 10 ईयर के बाद 2033 में आपके पास जो अमाउंट है वो लगभग 15 लाख का बन जाएगा, और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 4.5 लाख। मतलब ना आपने एसआईपी कर करके लगभग 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपके पास अमाउंट बन गया 15 लाख। अभी ये अमाउंट आप फॉर एग्जांपल कुछ ना करें और सिर्फ इसको इन्वेस्टमेंट में पड़े रहने देते तो आपको यहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12% का मैं रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ, और यहाँ पे 30 ईयर बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास हो गए 5.4 करोड़ रुपीज़। अगर उससे उल्टा मैं कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, ठीक है, आफ्टर शादी के बाद मुझे रियलाइज़ होता 27 ईयर 28 ईयर में शादी हो गई, और 30 ईयर के बाद मुझे रियलाइज़ होता कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपने मान लीजिए कि 5,000 रुपये का एसआईपी चालू किया, तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी एज जब 60 की होगी तो 12% के रिटर्न के हिसाब से आपका जो रिटर्न बना वो 1.7 करोड़ बना। और यहाँ पे जब आपने 20 ईयर की एज में ही चालू कर दिया और ओनली 2,000 रुपये का एसआईपी किया था स्टेप अप एसआईपी, तो भी आपका अमाउंट है वो बहुत ही बड़ा बन गया। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 ईयर के एज के बाद भी आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो भी आपका जो अमाउंट है वो 8 करोड़ बनता। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आप सिर्फ 10 साल के लिए भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग बन जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को 30 ईयर की एज के बाद पता चलता है कि मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। और मेरे सर्कल में काफ़ी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसकी एज 45-50 ईयर की हो गई है, लेकिन अभी भी वो सोच रहे हैं कि मैं मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करूं, क्योंकि उनके पास जो टाइम है उसकी कमी है। उनके पास अभी रिटायरमेंट को सिर्फ और सिर्फ 10-15 साल ही बचे हैं। वो अगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी उनके पास एक रिटायरमेंट कॉर्पस बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी आज की कंडीशन ऐसी है कि उसके बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन में के लिए जा रहे हैं, या फिर उसके कुछ एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। तो उनकी जो पीस ऑफ माइंड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उनके पास अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट करना मतलब एक मैजिक है, और आप सबको अर्ली स्टार्ट करना ही चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% मैं बोल रहा हूँ। तो जब आप 10% इन्वेस्ट करते तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है।
10% आप कहीं ना कहीं उड़ा देंगे अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 20,000 की सैलरी आ रही है, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे और आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे पड़े, तो आप कैसे ना कैसे करके वो पैसे खर्च कर देंगे, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा एडवर्टाइज आ रही है कि वो एडवर्टाइज से आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होगे और कुछ ना कुछ चीज़ परचेस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कैलकुलेट करके देखा कि अर्ली स्टार्ट करने से आपको टाइम का एक एज मिल जाता है और आप आराम से अपना एक रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं विद इन 10 ईयर। दूसरा पॉइंट है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो आपके फेवर में काम करेगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल कंपाउंडिंग नहीं, लेकिन आपका जो एक माइंडसेट बनेगा वो माइंडसेट भी आपके फेवर में काम करेगा। कैसे? मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपको वहाँ से फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 5 साल बाद उसका रिटर्न रियलाइज होगा और पता चलेगा कि इतना रिटर्न बनता है। लेकिन जब आपने अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया, आपकी जॉब लगी तभी स्टार्ट कर दिया, तो 30 ईयर की जब आपके पास एज होगी तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि मार्केट किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब चार्ट पे तो सबको दिखता है कि निफ्टी इस तरह से काम करता है, लेकिन जब तक आदमी खुद के पैसे लगाता नहीं और उसके ऊपर रिटर्न नहीं बन जाते, तब तक उसको बिलीव नहीं होता कि इतना रिटर्न बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ, तो अगर आप 3 ईयर से कम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी मार्केट फंस जाता है लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव दिख सकता है। लेकिन जब आप 5 साल बाद रियलाइज़ करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं रिटर्न अच्छा ही बन जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए बात करते हैं कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 2020 में, अगर यहाँ पे 1 साल बाद आप देखते तो आपका कहीं ना कहीं रिटर्न इतना कुछ बना नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते 2018 में, तो 2018 में आपने बहुत मेहनत करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, एसआईपी किया है, लेकिन यहाँ पे देखते तो आपको ऐसा लगता कि मेरा रिटर्न नेगेटिव है। ठीक है, तो ये 2-3 साल का पीरियड जाने के बाद आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगा कि अच्छा मार्केट से रिटर्न बनता है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो यहाँ पे 2015 से देखिए और यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया 2017। ठीक है, तो ये 2 साल का पीरियड ऐसे ही चला गया। उसके पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 2008 से लेके 2014, तो ये रेंज में पूरा मार्केट रहा था। तो यहाँ पर भी लगभग 6 साल का पीरियड था, मार्केट एक ही रेंज में रहा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट किया होता, तो यहाँ पे पूरे डिप में आपने एसआईपी किया, यहाँ पे भी एसआईपी किया, तो आपने कहा कहीं ना कहीं एसआईपी ये रेंज में बना होगा। ठीक है, 4-5,000 के आसपास। और आप जब ये स्टेज पे खड़े होते तो आपको यहाँ पे रिटर्न है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख सकता, लेकिन उसके 1 साल बाद ही आपको रियलाइज़ होता कि यहाँ पे जो रिटर्न है वो 12% आराम से बन सकता है। अगर उसके नेक्स्ट 5 ईयर ले ले तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रैली आई है, और अगर आप ये स्टेज पे खड़े होते ये स्टेज पे, तो आपको रियलाइज़ होता कि आराम से मार्केट 12-15% रिटर्न दे ही सकता है। तो ये सारी चीज़ चार्ट में जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि जब तक आदमी एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं करता ये चीज़ों को फील नहीं कर सकता। तो जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ आप एक्चुअल में रियलाइज़ करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट काम करता है, और आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। ये जो नॉलेज का पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो फाइनेंशियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग से भी ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा, और हो सकता है कि आपकी जब एज 30 ईयर की हो तब आपको रियलाइज हो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आगे बढ़ के हम फाइनेंशियल फ्रीडम को भी हासिल करें। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आप स्टेप लेंगे तो 40 ईयर की एज तक आप आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। अगर उससे उल्टा अगर आप 30 ईयर की एज से इन्वेस्टमेंट चालू करते, तो जब आप ये सारी चीज़ रियलाइज़ करते तो आपकी एज 35-37 हो जाती, और तब आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, और आप जब फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचेंगे तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगा 47 के आसपास। तो आपकी जो मेन एज है जिसके अंदर आप अच्छे से दुनिया घूम सकते थे, या फिर कोई ऐसा आप काम करना चाहते थे कि जिससे आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, तो वो सारी चीज़ आप अर्ली एज में या फिर आपके पास जब एनर्जी है, आप यंग है, तब कर सकते थे। वही चीज़ें आपको थोड़ा सा लेट एज में करनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि चलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में तो पता चल गया, हमें एसआईपी करना चाहिए और स्टेप अप एसआईपी करना चाहिए, लेकिन कहाँ करें और किस तरह से करें? तो एसआईपी आपको सिंपल म्यूचुअल फंड में करना है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड सर्च करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सर्च करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप डिले कर देंगे। तो सर्च करने में जो एफर्ट लगाया उससे बेटर है कि आप वही एफर्ट एसआईपी स्टार्ट करने में लगा दीजिए। ठीक है, जितना जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे सिंपल आपको या तो इंडेक्स फंड चूज करें तो सबसे बेस्ट है, और कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास गारंटी है कि निफ्टी जितना रिटर्न तो मिलेगा ही।
ठीक है। अगर इसके अलावा भी आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ब्लू चिप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट करने चाहिए। उसके अलावा जितने भी फंड है वो मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा सही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि स्टार्ट एसआईपी विथ स्टेप अप ऑप्शन। स्टार्टिंग में आपकी एज कम है, आपकी शादी भी नहीं हुई और आपके ऊपर लाइबिलिटी भी कम है, तो आप यहाँ पे एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में पैसे जो है वो उड़ा देते हैं अपने अय्यासी के लिए या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन जब शादी हो जाती है तब रियलाइज होता है कि ये इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, तो तब वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन तब उनके पास पर्सनल लाइबिलिटी है कि उनकी वाइफ के भी खर्चे हैं, फिर बच्चा हुआ तो बच्चे के भी खर्चे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खर्चे उसके ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो तब वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो तब वहाँ पे जो पीस ऑफ माइंड है वो हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। तीसरा पॉइंट है कि लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके बारे में आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट के बारे में और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसके बारे में भी स्टडी करिए। हो सकता है कि अभी आप टैक्स स्लैब में ना आ रहे हो, लेकिन कुछ साल बाद आप टैक्स स्लैब में आएंगे तो आपको अपना टैक्स प्लानिंग भी करना आना चाहिए। लेकिन जब आप शुरुआत ही अच्छी करते हैं तब अब ऑटोमेटिकली आपका जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली टैक्सेस से रिलेटेड भी वीडियो देखेंगे और आपको टैक्स रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अच्छी तरह से आप टैक्स प्लानिंग भी करेंगे। तो टैक्स प्लानिंग के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहते हैं जिसका रिटर्न इन्फ्लेशन को इतना ज़्यादा बीट तो नहीं करता, लेकिन वहाँ पे जो टैक्स आपको लग रहा था उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। एक बार हम सारे टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहला है कि आपको इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। दूसरा है कि डोंट मिक्स योर इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आपको एंडोमेंट प्लान नहीं लेना है, इंश्योरेंस पॉलिसी एक ले लेना है और साथ में ही हेल्थ इंश्योरेंस एक आपको ले लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तीसरा पॉइंट है कि अवॉइड क्रेडिट कार्ड एंड अननेसेसरी स्पेंडिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एज ऐसी है कि आप बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड रखेंगे तो आपका स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। साथ में ही आपको लोन से भी बचना है और हो सके तो आपके पास जो पैसे है उससे आपकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदिए। नेक्स्ट है स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन से देखा किस तरह से आप अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं तो विद इन ए 10 ईयर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल आपको इंडेक्स फंड सिलेक्ट कर लेना है और आपको स्टेप अप एसआईपी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।